के बाद अब हम अगले संसाधन मृदा अर्थात मिट्टी की बनावट, उसके प्रकार, वितरण और उसके संरक्षण पर चर्चा करेंगे। मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। मानव जीवन में मृदा का बहुत महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्कॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। तो अब हम मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसकी 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्षों से अधिक का समय लग सकता है। मृदा के निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं आती हैं। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिसमें शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु व उनके अवशेष। मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत पूर्ण विकसित मृदा के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग तथा परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। मृदा की परतों के विन्यास को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ का पाया जाना है। सबसे ऊपर ह्यूमस तथा उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद तथा चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। मृदा के प्रकार और वितरण पर चर्चा करेंगे। मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भारत अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति तथा जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। इसे काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी है, परंतु पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होती है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृत्तिका अर्थात चीका मिट्टी मिली होती है। भारत के काफी बड़े क्षेत्र में पाई जाने के कारण यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत
देश का लगभग 40% भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों में भी सामान्य रूप से यह मिट्टी पाई जाती है। अगला वर्गीकरण है काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका गहरा रंग काला और कणों की बनावट बारीक व घनी होती है। इसमें अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से इसके वायु मिश्रण में सहायता मिलती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश और मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तथा तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग तथा राजस्थान के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। यह मिट्टी कपास, दालें आदि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रकार है लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के ढलानों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो गया है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी है। अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त है। यह अत्यंत बारीक और गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। शुष्क ऊंचे मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्के रंग की, पथरीली, कम गहरी और बालू के समान मोटे कण वाली होती है, किंतु निम्न भूमि क्षेत्र की मिट्टी अधिक गहरी, उपजाऊ और लाल रंग की होती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। मिट्टी का अगला प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस और पोटाश कम मिलता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है। पहली गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफेद लेटेराइट मिट्टी, गहरी जल वाली लेटेराइट मिट्टी। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। मिट्टी का अगला प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी। यह बालू प्रधान मिट्टी है। इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी कम पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने
पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने पर यह बंजर पड़ी रहती है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलती है। आखिरी प्रकार मिट्टी का है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढलानों पर यह अधिक गहरी होती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यहाँ इसका जमाव अधिक नहीं होता। पहाड़ी ढालों के तलहटी में टर्शियरी कालीन मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की, बलुआई, छिछली, छिद्रमयी और कम वनस्पति अंश वाली है। पश्चिमी हिमालय के ढालों पर बलुआई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी पैदावार होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक तथा वनस्पति, चूना और लोहे के अंश कम पाए जाते हैं। चाय एवं आलू की कृषि के लिए यह उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों के निकट चूने एवं डोलोमाइट चट्टानों से मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ एवं साल के वृक्ष होते हैं। हिमालय के उन भागों में जहाँ ज्वालामुखीय उद्गार होते हैं, उनमें ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। बच्चों, अभी तक हमने मृदा की बनावट, मृदा के प्रकार और उसके वितरण पर चर्चा की। अब हम मृदा के नुकसान अर्थात उसको किस तरह से नुकसान होता है उस पर चर्चा करेंगे, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मृदा का अपरदन। मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही नहीं सीमित है, इसका फल मनुष्यों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर क्षीण होती जा रही है। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? मृदा अपरदन के कारणों में सबसे पहला कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि करना, पवन अपरदन तथा अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। मृदा अपरदन से होने वाली हानियों पर अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय योजना समिति ने भूक्षरण के संयुक्त प्रभावों को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। पहला है उसमें वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि होना, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होना, नदियों की तह में बालू का जमना जिससे धारा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होना, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना तथा कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना और कृषि योग्य भूमि में कमी आना शामिल है। मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इस बारे में निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, दूसरा खेतों में बंधिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, तीसरा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला अर्थात पेड़ पौधों की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा के अपरदन को रोकना, पहाड़ी ढालों तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना और पशु की चराई पर नियंत्रण रखना, पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। इन उपायों के द्वारा हम मृदा के अपरदन को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मृदा के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।